मूवी की शुरुआत में हमें हर्शल ग्रीनबॉम नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो 1919 के पूर्वी यूरोप के एक छोटे से टाउन में रहता था और नाले खोदने का काम करता था। हर्शल एक ज्यूइश व्यक्ति था और काफी रिलीजियस था। उसकी जिंदगी पैसों की तंगी और मुश्किलों से भरी थी क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। एक दिन बाजार में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पे पड़ती है जो मछली खरीद रही होती है और हर्शल का दिल उस लड़की पे आ जाता है। वो काफी मेहनत मजदूरी करता है और अपनी मजदूरी का कुछ हिस्सा अलग रख के वह उस खूबसूरत लड़की के लिए स्मोक्ड फिश खरीदता है। बाजार में हर्शल की मुलाकात फिर उस लड़की से होती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो उसे स्मोक्ड फिश खाने को देता है और उससे बातें करता है। लड़की को भी ये काफी अच्छा लगता है और वो हर्शल के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से रेगुलरली मिलने लगते हैं और बातें करते हैं। उस लड़की का नाम सेरा था और उन दोनों को पता चलता है कि उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। वह हर्शल के ही गांव में रहती थी और उन दोनों के पेरेंट्स की उस समय के रशियन सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हर्शल बहुत खुश था क्योंकि सारा भी जूइश थी और काफी रिलीजियस थी। वो दोनों अक्सर जंगल में सारा की एक फेवरेट जगह पर जाते थे। सारा ने हर्शल को अपने विश के बारे में बताया कि वह चाहती है कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र एक बहुत अच्छी जगह पर बने और मरने से पहले वो उस जगह का इंतजाम कर सके जिसके लिए अभी उसके पास पैसे नहीं थे। हर्शल भी बताता है कि वह सेल्जर वाटर पीने का सपना देखता है जो कि उनके समय बस अमीरों को ही नसीब होता था। वह दोनों इस तरह कुछ दिन तक प्यार में रहने के बाद शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके टाउन पे रशियन सैनिक अटैक कर देते हैं। हर्शल और सारा भागने में सफल रहते हैं और वो दोनों अमेरिका के ब्रुकलिन में जाकर रहने लगते हैं। वहाँ हर्शल को एक पिकल फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है जहाँ उसे 10 चूहे मारने पे एक पैसा मिलता था। हालांकि फैक्ट्री में उसकी सैलरी बहुत कम थी, फिर भी कुछ पैसे सेव करके वह अपने और अपनी पत्नी के लिए कब्रिस्तान में थोड़ी सी जमीन खरीद लेता है और सेरा की विश पूरी करता है। कुछ ही दिनों बाद सेरा प्रेग्नेंट हो जाती है और ये जान के हर्शल बहुत खुश होता है और सेरा से कहता है कि उनका बच्चा बहुत स्ट्रांग होगा और वो उसके लिए इतनी मेहनत करेगा कि अगले 100 साल तक उसके आने वाली पीढ़ी खुशी से अपना गुजारा कर सकेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। यह सुनकर सेरा भी बहुत खुश होती है। अगले दिन हर्शल हर दिन की तरह फैक्ट्री की सफाई का काम शुरू करता है, लेकिन उस दिन चूहों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी बीच उसका एक पैर फिसल जाता है जिससे वह एक बड़े से अचार वाले कंटेनर में गिर जाता है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सिचुएशन और भी गंभीर मोड़ ले लेती है और यह बताया जाता है कि हेल्थ और सेफ्टी रीजंस के कारण फैक्ट्री बंद की जा रही है। सभी कंटेनर्स को तुरंत ढक दिया जाता है और हर्शल अंदर ही फंसा रह जाता है। आगे कई साल उसी तरह बीत जाते हैं और मूवी में सीन 100 साल बाद 2019 में शिफ्ट होता है जहां हम उसी फैक्ट्री के बाहर 2 लड़कों को देखते हैं जो अपना ड्रोन उड़ा रहे होते हैं। उनका ड्रोन गलती से उस फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और एक्सीडेंटली एक कंटेनर से टकरा के उसका ढक्कन खोल देता है। फिर वो 2 लड़के अपना ड्रोन ढूंढते हुए उस फैक्ट्री में आते हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स देखकर उनकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है और वो ढक्कन हटा के देखने लगते हैं। अचानक से एक कंटेनर से हर्शल उठ बैठता है, वो भी एकदम वैसा का वैसा और जिंदा। जल्दी ये बात सभी जगह वायरल खबर बन जाती है और मीडिया के सामने कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि अचार की ब्राइन यानी एक्सट्रीमली नमकीन पानी में 100 सालों तक रहने की वजह से हर्शल का शरीर एक तरह से हाइबरनेटेड कंडीशन में चला गया था, जिसके वजह से वो आज भी वैसा का वैसा है। इसके बाद हर्शल को चेकअप और टेस्ट्स के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पाया जाता है कि वह पूरी तरह से अच्छे कंडीशन में है और हेल्दी है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सेरा मर गई है तो वह काफी वायलेंट हो जाता है और उसको स्ट्रेचर से बांध दिया जाता है। हर्शल पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वह केवल इतना जानता था कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट काफी हद तक बदल गया है और वह सभी चेंजेस से काफी शॉक्ड हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे इस हार्श रियलिटी को भी फेस करना पड़ता है कि उसकी पत्नी सेरा की आज से 80 साल पहले डेथ हो गई थी। यह सब के बाद वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है और पूरी तरह से बैकग्राउंड चेक करने के बाद हर्शल को यह बताया जाता है कि उसका एक वंशज आज भी जिंदा है जिसका नाम बेन है और वो ब्रुकलिन में ही रहता है। बेन से मिलने के बाद हर्शल बहुत सरप्राइज्ड होता है क्योंकि बेन बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है। बेन भी अपने परदादा से मिलकर खुश होता है। फिर बेन अपने परदादा को अपने अपार्टमेंट ले जाता है। हॉस्पिटल से बाहर आने पर हर्शल पहली बार बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स और गाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। जब वह बेन के अपार्टमेंट पहुंचता है तो वह उस अपार्टमेंट के साइज और लग्जरी से बहुत इम्प्रेस होता है। बेन उसे जब तक जरूरत हो तब तक रुकने के लिए इन्वाइट करता है और हर्शल को पीने के लिए सेल्जर वाटर सर्व करता है। बेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि 100 साल पहले इसी सेल्जर वाटर को पीने का जिक्र उसने सेरा के साथ किया था। इसके बाद बेन एलेक्सा से एक पुराना गाना बजाने को कहता है जिसपे दोनों डांस करते हैं। इसके बाद वो दोनों सारा दिन सिटी घूमने और नई नई चीजें देखने में स्पेंड करते हैं।
जब दोनों वापस अपार्टमेंट में लौटते हैं तो हर्षल बेन से पूछता है कि वह काम क्या करता है। तो बेन बताता है कि वह एक ऐप डेवलपर है और पिछले 5 साल से बुक बॉप नाम का एक ऐप डेवलप कर रहा है। बेन बताता है कि उसने अभी तक किसी भी इन्वेस्टर से मीटिंग नहीं की है क्योंकि ऐप अभी तैयार नहीं है और वह अभी भी कुछ डिटेल्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। हर्षल बेन के ऐप को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाता और न ही उसे कुछ समझ आता है। इसके बाद हर्षल बेन के अपार्टमेंट की दीवारों को देखता है तो हर्षल को आश्चर्य होता है कि उस पे एक भी फैमिली पेंटिंग या फोटो नहीं है। फिर बेन एक पुराना फोटो एल्बम निकालता है जिसमें हर्षल और सारा और बेन के माता पिता के फोटोज भी शामिल थे। हर्षल को बहुत खुशी होती है और वो इमोशनल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके सभी वंशज जीवन में सफल हुए थे जैसा कि उसने सैरा को बोला था। लेकिन उसे दुख भी होता है क्योंकि वह सभी मर चुके थे और वह उन्हें देख नहीं सका। अगले दिन पास्ट के बारे में याद करते समय हर्षल को वह कब्रिस्तान याद आता है जो उसने पहले खरीदा था और बेन के साथ वो वहां जाता है और उस जगह की हालत देखकर उसको बहुत हर्ट होता है। इसके बाद हर्षल सभी आत्माओं की शांति के लिए प्रे करने लगता है लेकिन बेन इन सब में कोई इंटरेस्ट न दिखाते हुए अपना फोन चलाने लगता है। कुछ देर बाद कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां आते हैं और सेरा के ग्रेव के सामने ही रशियन वोडका का बिलबोर्ड लगाने लगते हैं। हर्षल को इससे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से मारपीट कर लेता है और बेन को भी इंटरवीन करना पड़ जाता है। अगले सीन में हम दोनों को जेल में बंद देखते हैं। बेन जेल से दोनों को बाहर निकालने के लिए हैवी फाइन पे करता है जिसके बाद दोनों को बेल मिल जाती है। जब वो अपार्टमेंट पर लौटते हैं तो हर्षल कहता है कि वह बिलबोर्ड वहां से हटाना होगा तो बेन उसे याद दिलाता है कि इसके लिए पैसे खर्च होंगे जो उनके पास नहीं है और जबरदस्ती कुछ किया तो फिर से जेल जाना पड़ सकता है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है और हर्षल कहता है कि बेन एक कायर है जो बहाने बनाकर अपने ऐप में देरी कर रहा है। नाराज होकर बेन कुछ इन्वेस्टर्स को ईमेल भेजता है और अगले दिन एक इन्वेस्टर्स से मिलने जाता है। लेकिन इन्वेस्टर्स का कहना होता है कि उन्हें ऐप तो काफी पसंद है लेकिन बेन का एक क्राइम रिकॉर्ड होने की वजह से और उसके जेल जाने की वजह से वो उसे उस ऐप का फेस नहीं बना सकते। इससे बेन को हर्षल पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हर्षल के वजह से ही वो जेल गया था। हर्षल को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि हमें अचार का एक फैक्ट्री शुरू करना चाहिए जिससे बेन और ज्यादा चिढ़ जाता है और यहाँ तक बोल देता है कि आज अगर सारा जिंदा होती तो तुम पे बहुत शर्मिंदा होती। हर्षल भी जवाब देता है कि तुम हमारी फैमिली पे कलंक हो। बेन कहता है कि हर्षल बिना उसकी हेल्प के आज के टाइम में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको आज के मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। इन सभी बातों से बहुत हर्ट होकर हर्षल उस अपार्टमेंट से निकल जाता है और जाने से पहले यह कसम खाता है कि वह अचार का बिजनेस शुरू करेगा और अपने पैसों से वह बिलबोर्ड खरीदेगा। इसके बाद हर्षल खीरा खरीदने के लिए दुकान पे जाता है लेकिन बहुत महंगे होने की वजह से वह नहीं खरीद पाता। कुछ सोचने की कोशिश में इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर दुकान के बाहर वाले डिब्बे में पड़े खीरे पे पड़ती है। वह तुरंत उन्हें ले लेता है और अपना खुद का ठेला बनाने के लिए शहर भर के सभी कूड़ेदानों में जरूरत की चीजें खोजना शुरू कर देता है। वह खीरे और नमक को जार में डालता है और बारिश के पानी को उनमें भर देता है जिससे अंत में अचार बनता है। कुछ समय बाद हर्षल सड़क के किनारे अचार का ठेला लगाता है। दो लोग तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अचार ऑर्गेनिक, लोकल और नेचुरल दिखता है। वे हर्षल से पूछते हैं कि इसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया है तो हर्षल प्रिजर्वेटिव का मतलब न जानते हुए पूछता है कि प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है। हर्षल के इस अजीब बिहेवियर से वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। ऊपर से हर्षल चाहता है कि हर ग्राहक जार वापस लाए। वह पैसे बचाने के लिए ऐसा करता है लेकिन लोगों को लगने लगता है कि हर्षल ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होकर कर रहा है और लोग सोशल मीडिया पे हर्षल को प्रिजर्वेटिव फ्री और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस करने के लिए वायरल कर देते हैं। बेन हर्षल की सक्सेस के बारे में देखता है और बहुत जेलस होता है। फिर बेन फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन वालों को फोन करता है और हर्षल के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करता है कि उसका अचार अनहाइजेनिक है। इसके वजह से हर्षल का बिजनेस बंद हो जाता है और उसे फाइन भी भरना पड़ता है। हर्षल अब वापस से जीरो पे आ जाता है। तभी उसे उसके सबसे पहले वाले 2 कस्टमर्स मिलने आते हैं और उसे अनपेड इंटर्न्स हायर करने का आइडिया देते हैं और बताते हैं कि अगर तुम्हें नॉलेज नहीं तो क्या, तुम नॉलेज वाले लोगों को हायर कर सकते हो, वो भी फ्री में। हर्षल को ये बात पुराने जमाने की स्लेवरी की याद दिलाती है लेकिन वो दोनों हर्षल को समझाते हैं कि अनपेड इंटर्न्स एक्सपीरियंस के लिए काम करते हैं और हर्षल को न्यूज़पेपर एड्स के बारे में बताते हैं। हर्षल ऐसा ही करता है और जल्द ही उसे इंटर्न्स मिल जाते हैं। वह सबको ट्रेनिंग देता है कि अच्छा पिकल कैसे बनाया जाता है। इंटर्न्स सारे रूल्स और हेल्थ गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पिकल बनाते हैं जिससे बहुत अच्छी सेल हो जाती है और कुछ ही दिनों में हर्षल के इस बिजनेस में इन्वेस्टर्स पैसे लगाने के लिए उसे अप्रोच करने लगते हैं और हर्षल उस बिलबोर्ड को खरीद लेता है और उसे तोड़ देता है। उस पर लगे रशियन वोडका का पोस्टर फाड़ के वो बेन के अपार्टमेंट लेकर जाता है और बेन को दिखाता है। हर्षल कहता है कि वह अभी भी बेन की मदद करना चाहता है
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अभी भी फैमिली है। बेन फिर भी उसे मना कर देता है, तो हर्षल कहता है कि वह पोलिश लोगों से भी ज्यादा बेवकूफ है, जो पहले से ही काफी बेवकूफ होते हैं। अचानक बेन को ये रियलाइज होता है कि हर्षल के पास कई पुराने कट्टर ऑर्थोडॉक्स विचार हैं और वह उसे अपना ट्विटर अकाउंट बनाने का चैलेंज देता है। हर्षल अपनी इंटर्न के पास आता है और उसे ट्विटर पे ट्वीट्स करने बोलता है। वो जो बोलता है इंटर्न ट्वीट कर देती है। हर्षल के पुराने ऑर्थोडॉक्स थॉट्स लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते और अगले दिन गुस्साए लोग हर्षल के विचारों का विरोध करते हुए अचार की दुकान को घेर लेते हैं और सभी से उसके बिजनेस का बॉयकॉट करने बोलते हैं। यहाँ तक कि उसके इंटर्न्स भी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद भी हर्षल अपने व्यूज पर कायम रहता है और जल्द ही उसे राइट विंग और कंजर्वेटिव ग्रुप्स के लोगों से बहुत सपोर्ट मिलने लगता है, जो उसे फ्री स्पीच और एम्पावरमेंट का सिंबल के रूप में देखने लगते हैं। बेन यह देखता है तो उसकी नाराजगी और बढ़ जाती है। हर्षल तो और फेमस होते जा रहा था। एक दिन उसे पता चलता है कि किसी कॉलेज में फ्री स्पीच के ऊपर ओपन डिबेट होने वाली है और वहाँ पे हर्षल भी इनवाइटेड है। तो वह एक प्लान बनाता है और उस इवेंट में ऑडियंस के बीच चला जाता है। हर्षल बहुत सारे विचार रखता है जो फेमिनिज्म और LGBTQ जैसे मॉडर्न मूवमेंट्स के खिलाफ होते हैं और यह बात वहाँ के ऑडियंस को बहुत पसंद आने लगती है। लेकिन फिर ऑडियंस के बीच में से बेन अपनी आवाज बदल के क्रिश्चियनिटी पे विचारों के बारे में पूछता है, जिसपे हर्षल क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत नेगेटिव बोलता है और जीसस में विश्वास करने वाले सभी लोगों को बेवकूफ बताता है। इस बात के कारण हर्षल के वही सपोर्टर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और न्यूयॉर्क के सड़कों पर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। हर्षल को अपनी जान बचाने के लिए एक गली में छिपना पड़ता है। बाद में शाम को हर्षल एक न्यूज रिपोर्ट देखता है कि पूरे अमेरिका में उसको हमेशा के लिए बॉयकॉट करने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अथॉरिटीज ने उसे पूर्वी यूरोप में वापस भेजने का डिसीजन ले लिया है। दरअसल हर्षल के इमिग्रेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क था नहीं, इसलिए अथॉरिटीज के पास उसका सिटीजनशिप कैंसिल करने का एक और बहाना मिल गया था। हर्षल को इलीगल रिफ्यूजी घोषित कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि अगर वो उसे देखते हैं तो पुलिस को रिपोर्ट करे। बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखते हुए हर्षल मदद के लिए बेन से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है। वह यूरोप वापस नहीं जाना चाहता और बेन को कनाडा ले चलने की रिक्वेस्ट करता है। पहले तो बेन मना कर देता है, लेकिन जब हर्षल इस एहसान के बदले उससे दोबारा कभी कांटेक्ट न करने का प्रॉमिस करता है तो वह मान जाता है। दोनों कनाडा के बॉर्डर तक ड्राइव करते हैं और अब उन्हें इलीगल तरीके से कनाडा में एंटर करने के लिए जंगल से होकर गुजरना होता है। रास्ते में गलती से बेन का हाथ कट जाता है और हर्षल जल्दी से अपने कपड़ों में से एक टुकड़ा फाड़ के बेन के घाव पर लपेट देता है। रात में हर्षल बेन को गर्म रखने के लिए उसे गले लगाता है और बेन को यह एहसास होता है कि उसे हर्षल के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है। अगली सुबह वो बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी टाइम वहां पे बॉर्डर पेट्रोल वाले लोग आ जाते हैं जिससे उन्हें छिपना होता है। गार्ड के जाने का इंतजार करते समय बेन को हर्षल के लिए बुरा लगने लगता है और वह कन्फेस करता है कि उसी के वजह से हर्षल का बिजनेस डिस्ट्रॉय हुआ और ऑडियंस में वो सवाल भी उसी ने पूछा था। उसे लग रहा था कि हर्षल उसे माफ कर देगा, लेकिन हर्षल सारी बातें जानने के बाद बेन पे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे जोर का मुक्का मार के गिरा देता है, जिससे बेन बेहोश हो जाता है। ये सब होने के कारण बॉर्डर पेट्रोल गार्ड्स तक इनकी आवाज पहुंच जाती है और वो अलर्ट हो जाते हैं। तो हर्षल जल्दी से वहां से बेन का बैग लेके छिप जाता है। उसे बेन के बैग में कुछ कपड़े और एक रेजर मिलता है और उसे एक आइडिया आता है। जल्दी से वो बेन के कपड़े पहन लेता है और रेजर से शेव करके बिल्कुल बेन जैसा दिखने लगता है और बेन की आईडी चुरा के बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। इसी बीच पेट्रोल गार्ड्स को असली बेन मिलता है और वो कोई आईडी न होने की वजह से उसे हर्षल समझ के अरेस्ट कर लेते हैं। बेन को पूर्वी यूरोप भेज दिया जाता है, जहाँ वो इंग्लिश नहीं बोलने वाले अजनबियों से भरे शहर में अकेला रह जाता है। इस बीच हर्षल को बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं बचा। वह बेन के अपार्टमेंट में जाता है और फैमिली फोटो एल्बम देखने लगता है, जिसमें से एक कागज का टुकड़ा गिरता है। हर्षल उसे खोलता है तो पाता है कि एक ड्राइंग है जो बेन ने बचपन में अपने पेरेंट्स का बनाया था और उन्हें ही बूप और बोप कहा था। तब हर्षल को रियलाइज होता है कि बेन हमेशा से अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहता था और बूप और बोप उनके पेरेंट्स का ही नाम है जो बेन ने बचपन में अपने पेरेंट्स को दिया था। हर्षल बेन को बहुत मिस करने लगता है और उससे मिलने यूरोप जाता है। हर्षल बेन के सामने आता है और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगता है और कहता है कि बेन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो अपने वंशजों को बनाना चाहता था और उसके पेरेंट्स को उस पर गर्व होना चाहिए। बेन भी फिर से माफी मांगता है और दोनों फिर से साथ हो जाते हैं और उसी जंगल में सहरा के फेवरेट स्पॉट पर जाते हैं। वहाँ दोनों ये डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलके पिकल का बिजनेस शुरू करेंगे, जिसमें हर्षल पिकल बनाएगा और बेन उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करेगा। कुछ समय बाद
दोनों ब्रुकलिन लौटते हैं और सैरा की कब्र पर जाते हैं। इस बार बेन हर्शल के साथ अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रे करता है और मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।